नमस्कार दोस्तों। आपने एक चीज नोट किया होगा कि मोदी जी, जयशंकर या हमारे जो राजनाथ हैं या हमारे तीनों के तीनों जो चीफ्स हैं, नेवल के, आर्मी के और एयरफोर्स के, सबकी लैंग्वेज एक ही है कि अब हम पीओके रहेंगे। अब आपने दिमाग में होगा यार पीओके ठीक है, हमारा बिलोंग करता है हमें, लेकिन अभी जाकर थोड़ा सा रेटरिक तेज क्यों हो गया है कि अब हमें पीओके चाहिए तो चाहिए क्यों? कोई तो रीजन होगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, और मोदी जी ने पीओके लेने की तैयारी भी कर दी है। कैसे, उसको बताता हूं। पहले दिखाता हूं आपको पीओके। ये है पीओके, जिसके पीछे आपको लगता है कि यार अभी युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर था, हमें ये सुंदर सा एरिया ले लेना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, मोदी जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस लैंडलॉक में। उन्होंने अभी अभी एक मीटिंग किया है 5 सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के साथ। सेंट्रल एशिया वो है एरिया है जो कि भारत के नॉर्थ में है और चाइना के ईस्ट में, रशिया के नीचे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके पीछे मोदी जी बहुत देर से लगे हुए हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट मोदी जी इज थिंकिंग। क्योंकि ये एरिया लेना पीओके से ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया से बने। और सेंट्रल एशिया का मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन है, लंबी वीडियो होगी आज, लेकिन एक एक चीज खोल कर रखूंगा आपके साथ कि कैसे हो रहा है और कैसे मोदी जी ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं भारत के एनर्जी फ्यूचर को, हमारी शिपिंग लाइंस को। भाई सेंट्रल एशिया में तो कुछ शिप है नहीं, लेकिन शिपिंग लाइंस को, एनर्जी सेक्टर को, हर चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पीओके लेना जरूरी है। क्योंकि पीओके एरिया से ही हम सेंट्रल एशिया तक बड़े आसानी से हम जा सकते हैं। और मैं आपको आज रिवील करने वाला हूं एक फंडामेंटल चेंज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोदी जी पोजीशन या मोदी जी थिंकिंग वो चेंज कर देगा। और कैसे मोदी जी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि आपने कभी सोचे नहीं थे। हमारा मीडिया और हमारे जो सेकुलर हिंदू हैं वो आज भी डिबेट कर रहे हैं कि यार पीओके ले लेते, पाकिस्तान को नीचे किया हुआ था, हमने किया क्यों नहीं। प्रधानमंत्री मोदी चेस खेल रहे हैं, वो भी बोर्ड भी अपना, फायदे भी अपने। और कर क्या रहे हैं, जो एशियंट एक हमारा एशियंट सिल्क रूट था, मैं आपको दिखाता हूं। सिल्क रूट, ये सिल्क रूट है जो एशियंट है और इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है मोदी जी की तरफ से। अब मोदी जी कर क्या रहे हैं, ये सिल्क रूट को रिवाइव करने के बाद हम साथ साथ में अपना जो मैरीटाइम एनर्जी का जो सेक्टर है उसे भी रिवाइव कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रिक्लेमिंग ऑफ अवर राइटफुल टेरिटरी नहीं रही, इट इज अबाउट पोजिशनिंग भारत एज अ एनर्जी सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। अभी तक हम इंपोर्ट करते रहे, अब हम चाहते हैं कि हम एक सुपर पावर बने इस सेक्टर के अंदर। उसी के लिए पीओके लेना जरूरी है। अब मैं लेके चलता हूं कि वाई पीओके इज इंपॉर्टेंट। दोस्तों, पहली बात यह है कि यह बात है 2000 साल पुरानी। इसको समझना पड़ेगा कि अगर आपको समझना है कि पीओके क्यों चाहिए, कि और ये सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड की बात नहीं है। आपके लिए पीस ऑफ लैंड होगी, लेकिन इस एरिया जो सेंट्रल एशिया है वो उसके साथ हमारे कल्चरल डेस्टिनी भी हमारी लिंक्ड है। एक पेपर था ये जो हमारे हाथ में लगा, डॉक्टर अभिषेक मेरे साथ जो चंडीगढ़ से, उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट करके मुझे भेजा ये कि हमारे सिविलाइजेशनल डेस्टिनी है सेंट्रल एशिया के साथ। जो हमारे एम्परर अशोका थे जो रूल करते थे मौर्यन एम्पायर को, उन्होंने ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 322 BCE में, यानी कि क्राइस्ट से भी 300 साल पहले, उन्होंने सिर्फ बुद्धिज्म को स्प्रेड नहीं किया था भारत में और इस एरिया में, उन्होंने ट्रेड रूट्स को भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था इस एरिया के अंदर, भारत से सेंट्रल एशिया तक। एंड वो ट्रेड रूट्स के साथ साथ हमने अपने कल्चरल कनेक्शंस भी बना लिए थे इस एरिया के साथ, डीप इनसाइड सेंट्रल एशिया। फिर हमारा एक आया कुषाण एम्पायर, उसके अंदर भी जो कनिष्का द ग्रेट थे उन्होंने भी ब्रिजेस बनाए भारत के बीच में और यूरेशिया के बीच में, बिल्कुल हार्ट ऑफ यूरेशिया तक हम अपने कनेक्शंस को ले गए थे। और लेके कहां से गए थे, यही कश्मीर के एरिया से, जिसको आज हम पीओके बोलते हैं, पीओके के बीच में से हम लेके जाते थे। दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे, ये सारे जो मैप्स मैं दिखा रहा हूं आपको, ये जो एरियाज हैं ये वो एरियाज हैं जहां पर एशियंट सिल्क रूट जहां से निकलता था। अब आप देखिए सारे के सारे रोड्स कैसे निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है?
कि सारे रास्ते इसमें से निकलते हैं। भाई निकलने को तो हम पाकिस्तान की तरफ से और कश्मीर की तरफ से भी लेके जा सकते थे, ऐसा नहीं किया क्योंकि ये जियोग्राफिकल डेस्टिनी होती है हर एरिया की। इंडियन ट्रेडर्स ने अपनी कॉलोनीज बना ली थी इस एरिया में। खुतान, बुखारा, परगना, ये सारे एरियाज थे और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान तक हमारा टूटी बस्ती थी। तूती होती है कि टूटी होती है पता नहीं, वो बता देना मुझे आप। नाउ एवरी वर्ड्स वी यूज टुडे, आपको हैरानी होगी, पजामा, रुमाल, शॉल, पुलाव, अचार, ये सारे के सारे शब्द इसी एरिया में से आते हैं। ये दीज वर नॉट ओनली बोरोड वर्ड्स फ्रॉम दीज एरियाज, ये एविडेंस है कि एशियंट कमर्शियल एम्पायर हमारा कनेक्शन थे इस एरिया के साथ, विच स्ट्रेच्ड अक्रॉस सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट वॉज नॉट अबाउट सिल्क सप्लाई ओनली, हमारे मसाले जाते थे वहां पर, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था इस पूरे सेंट्रल एशिया में। जो मोदी जी ने, आपको लगेगा यार ठीक है 5 लोगों के लोग आ गए यहाँ पर सेंट्रल एशिया के, की हो गया। ये एक छोटी मोटी मीटिंग नहीं है, यानी कि मोदी जी ने जो 2-3 साल के बाद काम करना है उसकी नींव आज से रखनी शुरू कर दी। पीओके हमने लेना है वो लेके छोड़ेंगे, ये गारंटीड है, विश्वास रखिए। इसीलिए मीटिंग्स हुई हैं और मीटिंग में बोला क्या गया है कि हम सेंट्रल एशिया से पाइपलाइन को भारत तक लेकर आएंगे ताकि गैस और जो बाकी का हमें सामान चाहिए जैसे ऑयल है वो वहां से आ सकता है। गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान के थ्रू आ नहीं सकती, चाइना के थ्रू आ नहीं सकती, पीओके के थ्रू आ सकती है क्योंकि वही एक एरिया है जहां से आएगी। और हमने एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए। भाई आप सोच सकते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो मैंने पाया कि व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। आपको जानकर एक चीज की और हैरानी होगी कि भाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तो हमारा इस एरिया में था और एक और भी है, 1500 साल ये नेटवर्क रहा यूरोप टू एशिया के बीच में, यानी कि भारत और सेंट्रल एशिया कनेक्टेड थे दिल से। लेकिन उसके बाद एक काम हुआ जो ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली किया, बीच में पाकिस्तान बना दिया ताकि हमारा जो कनेक्शन सेंट्रल एशिया से हमारा कनेक्शन था उसके बाद रशिया तक था वो कट जाए। पाकिस्तान को बनाया ही गया था भारत को डिस्टर्ब करने के लिए, वो वही काम कर रहे हैं। इसीलिए आज भी वो भिखारी मुल्क, उसको 26-27 बार लोन दे दिया गया। वो $1 बिलियन मांगता है, उसे $40 बिलियन दे दिया क्योंकि उसकी पैदाइश सिर्फ भारत को तंग करना और रशिया से और सेंट्रल एशिया से हमारे कनेक्शंस को काटने के लिए बनाया गया था। इसीलिए ये कंट्री को इन्होंने यहां पर स्ट्रेटेजिकली क्रिएट किया गया। और जब कश्मीर के ऊपर, अब ये कश्मीर हमारे पास आ गया, उसके बाद नेहरू को बोला गया कि तुम कश्मीर को छोड़ दो क्योंकि कश्मीर अगर जाएगा तो भारत का कनेक्शन सेंट्रल एशिया से नहीं बन सकता। इनको गोरों को लगता था, ब्रिटिशर्स को लगता था कि कश्मीर कहीं किसी ना किसी तरीके से ये पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। उन्होंने राजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने हमारी फेवर में साइन कर दिया कि मैं भारत के साथ रहने को तैयार हूँ। इसीलिए ये पंगा डाला गया और मोहम्मद नेहरू ने जानबूझकर ये पीओके का जो एरिया था, जो हम 1 या 2 दिन की लड़ाई के बाद हम वापस ले सकते थे, गोरों के चक्कर में ये वापस कर दिया ताकि उसे बड़ाई मिलेगी। भाई आपको मालूम है कि उसके शौक भी बड़े रंगीन थे। तो उसके बाद आते हैं कि जो ये हमें प्रिवेंट किया गया इस रास्ते से ऊपर जाने के लिए, अब इस पीओके को लेना हमारे फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि भाई जो ये इन्फ्लुएंस था हमारा सेंट्रल एशिया में वो हाथ से गया और पीओके को सिर्फ ऑक्यूपाई ही नहीं किया, स्ट्रेटेजिकली हमें आइसोलेट भी कर दिया और हमें लैंड लॉक्ड रख दिया इस पूरे एरिया से दूर और डिपेंडेंट बना दिया हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर, तेल के लिए, ऑयल के लिए एंड गैस के लिए। अब जो प्रेजेंट क्राइसिस है वो क्या है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये तो मैंने आपको 1500-2000 साल पुरानी बात सुना दी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के ऊपर भी। आज वी आर फाइटिंग, कभी हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ रहे हैं और चाइना ने भी एक प्लान बना लिया, एक मास्टर प्लान बना लिया कि भाई प्लान क्या है उनका कि ये जो हमारे एंसेस्टर्स के जो हमारे ये रूट था इसको काटने के लिए ताकि कभी भी बन ना सके हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया के साथ, उन्होंने सीपैक को अनाउंस कर दिया। अब आप देखिए ये सीपैक, ये सारा का सारा इलीगल जो एक ऑक्युपाइड एरिया है पाकिस्तान का उसके बीच में से आता है। ये सिर्फ हाईवे नहीं है दोस्तों, ये एक और भी चीज है कि हमारा कनेक्शन सीपैक के थ्रू
हमारा कनेक्शन सेंट्रल एशिया से काटना भी है। आप मैप को देखिए, ये जो मैप दिखा रहा हूं आपको मैं, ये सारा के सारा एरिया पीओके में से जानबूझकर निकाला जाता है, क्योंकि चाइना को ये लगता है कि एक बार यहां से ले लिया तो ये लीगलाइज कर देगा इस एरिया को पाकिस्तान की फेवर में। ये जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है पीओके के अंदर, इट इज बीइंग बिल्ड बाय चाइनीज कंपनीज विद चाइनीज वर्कर्स विद चाइनीज मनी। और चाइना को मालूम है कि पाकिस्तान कभी भी इस पैसे को वापस नहीं कर सकता, तो चाइना अल्टीमेटली इस एरिया को अपने कब्जे में कर लेगा ताकि भारत का कनेक्शन सेंट्रल एशिया तक ना बन सके। और मोदी जी, इससे पहले कि चाइना अपनी चाल चले, मोदी जी ने पीओके ले जाना है, ये गारंटी दे रहा हूं आपको। दिस इज गोइंग टू हैपन। और इसी साल में आपको थोड़ा सा पोर्शन, पूरा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा पोर्शन पीओके का लेकर छोड़ेंगे। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोदी जी को हम लोगों ने एक चीज समझा दी कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपने राम मंदिर को बना दिया 2 साल में, 10 साल लगे रहते जैसे चाइना कांग्रेस करता है। 75 साल बोलता रहा कि मैं गरीबी हटाऊंगा, और हिंदू वोट देता रहा ये सोचकर कि गरीबी हटेगी, गरीबी बढ़ती गई। आपको भी यही काम करना चाहिए। हिंदुओं को बोलो मंदिर बन रहा है, देखो मंदिर बन गया, बन रहा, 10 साल 20 साल आपको वोट मिलते रहेंगे। आपने भी 2 साल में पूरा करके स्यापा मुका दिया। उसके बाद 21-22 जनवरी को आपने प्राण प्रतिष्ठा करी, 23 को हिंदू भूल गया था कि भाई कोई राम मंदिर भी था, और आपको हरा भी दिया। तो ये जो सारा चक्कर है, इस चक्कर में थोड़ा सा पीओके हमें इस बार आने वाला है। अब चाइना ने तो यहां पे कर लिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और उन्हें मालूम है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं काम कर रहा हूं, ये परमानेंटली मेरा कंट्रोल इस एरिया में आएगा। तो कंट्रोल इवन एक और पास है जिसको हम बोलते हैं काराकोरम पास, उस पर भी चाइना अपना दावा करता जा रहा है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक कॉरिडोर है बिटवीन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। और चाइना अब एक ही काम कर रहा है जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। पहली बात ये कि चाहते थे ये सारे जो पासेस हैं, जिसको हम वखान कॉरिडोर भी कहते हैं, इसके ऊपर वो अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा था। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स तो सीपेक में कर दिए, लेकिन वो सीपेक का पैसा उसे वापस नहीं आ रहा। रीजन भी, पाकिस्तान कुछ पैसे जनरेट करता ही नहीं है, वो सिर्फ भीख के ऊपर जीने वाला एक कंट्री है। और नाक इतनी ऊंची है, अस्सी मुसलमान भिखारी इंटरनेशनल, उसमें भी गर्व करते हैं। चाइना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े भिखारी हैं ये कंट्री, और ये पैसे जनरेट कर कर चाइना के पैसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए अब क्या हो रहा है, वो सारे के सारे लॉस बेकार जा रहे हैं चाइना के। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि चाइना अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा है। उसे नहीं समझ आ रहा कि मैं अपने पैसों को रिकपल करके कहां पे और इन्वेस्ट करूं। अब वो क्या करते हैं, इसलिए पाकिस्तान को जानबूझकर बोलते हैं कि तुम टेंशन्स को एस्केलेट करो भारत के साथ, ताकि चाइना के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इस एरिया में वो बरकरार रहें। अब आते हैं वखान कॉरिडोर के ऊपर। मैंने पहले बोला पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मैं बात करूंगा आपके साथ। ये है वखान कॉरिडोर जो मैंने आपको पहले बताया था। वखान कॉरिडोर, दिस विल शो यू समथिंग, और दिस विल ब्लो योर माइंड ऑल्सो। ये नैरो स्ट्रिप है, बिल्कुल छोटी सी, ये वखान कॉरिडोर की 350 किलोमीटर लंबी है। दिस इज सिटिंग बिटवीन तजाकिस्तान एंड पाकिस्तान। बट ये जो टाइनी कॉरिडोर आपको दिखता है, यही रीजन है चाइना के डेस्परेशन होने का। इसलिए वो क्या कर रहा है, चाइना जा रहा है अफगानिस्तान में। आप सोच के देखिए दोबारा से इस कॉरिडोर को। इट इज वेरी क्लोज टू, दिस कॉरिडोर इज वेरी क्लोज टू पीओके। और अगर भारत पीओके को कंट्रोल करता है, यानी कि इफेक्टिवली हम ये वखान कॉरिडोर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इफेक्टिवली जो है हमारा एक्सेस बन जाएगा इस कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया में। दोस्तों, ये कॉरिडोर लेना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले पीओके लेना जरूरी है। और अगर हमने वखान कॉरिडोर और पीओके ले लिया तो चाइना का जो प्राइमरी लैंड रूट है सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट कट जाएगा। और चाइनीज लीडरशिप अंडरस्टैंड करती है इस चीज़ों को कि, और इसलिए वो चाहते हैं कि भारत ना तो पीओके ले, ना वखान कॉरिडोर तक हम पहुंच सके, क्योंकि वखान कॉरिडोर चाइना का एक चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट ऑफ ऑल देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अगर ये कॉरिडोर चाइना के हाथ में नहीं आया तो सेंट्रल जो चाइना का जो वेस्टर्न एक्सपेंशन प्रोग्राम है, इट विल बी डेड। और स्टार्टिंग इन 2023 में एक काम और हुआ, चाइना ने तालिबान के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया और वहां पर अपनी प्रपोजल्स लगानी शुरू कर दी, सिर्फ
वखान कॉरिडोर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। और चाइना को मालूम है कि वखान कॉरिडोर को अपने कब्जे में करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए तालिबान को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वखान कॉरिडोर गया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी किया और चाइना का जो कनेक्शन यूरेशिया और मिडल ईस्ट है ठप। यही आती है जियोपॉलिटिकल रियलिटी कि अगर भारत पीओके को कंट्रोल करता है क्या होगा, हम गेट कीपर बन जाएंगे इस पूरे रीजन के। कहते हैं कर्मा कोई ना कोई रास्ता छोड़ता जरूर आपके लिए। अब चाइना को टेरिफाई किया पड़ा है इस एरिया में, क्योंकि जब जब भारत ने लड़ाई करी या बोलिया हमने कि हम पीओके वापस लेंगे, चाइना को यहां पर लूज मोशन लग जाते हैं एंड चाइना बिकम सो टेरिफाइड। उसे मालूम है कि उसके सारे के सारे ट्रांसनेशनल जो लिंकेजेस हैं वो टूट जाएंगे। और एक काम और हो गया कि जो अफगानी हैं उन्होंने भी उगर मुसलमानों के जो शिंजियांग में मुसलमान हैं उनके साथ नज़दीकियां बढ़ा ली हैं। सीरिया में भी उगर मुसलमानों को ट्रेन किया जा रहा है। दैट इज़ वाई जो ये ईस्ट तुर्किस्तान जो ये मूवमेंट है उगर मुसलमानों की, जहां पर अफगानिस्तान को और सीरिया को एज अ बेस यूज़ किया जा रहा है शिंजियांग के टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए चाइना ने भी अपनी नज़दीकियां अफगानिस्तान के साथ बना ली, एक अपने कंट्री को बचाने के लिए और दूसरा ये एरिया को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। ये जनरॉसिटी जो चाइना दिखाता है ना पैसे फेंकने की अफगानियों के ऊपर, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हम पीओके और वखान कॉरिडोर तक पहुंचने की प्लानिंग कर चुके हैं। ये 5 कंट्रीज़ के साथ मीटिंग्स ऐसे ही नहीं हुई हैं और पहले भी ऐसा ही हुआ था इस कंट्रीज़ के साथ। पिछले 2-3 साल एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, पाइपलाइन की बात हो रही है एंड वी आर ब्रिंगिंग आवर रिलेशनशिप टू दैम वेरी वेरी क्लोजली। अब आते हैं कि एनर्जी गोल्ड माइन ये कैसे बनने वाला है। दोस्तों रियल प्राइस जो है पीओके को लेने का वो एक ही है। एक तो जो फाइटिंग है इस एरिया में वो खत्म होगी, दूसरा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया ऑलमोस्ट 5% दुनिया का तेल और गैस के रिसोर्सेज को वो कंट्रोल करते हैं। इतना बड़ा यहां पर रिसोर्स है, 1 ट्रिलियन टन्स यानी कि 950 बिलियन टन के तो यहां पर ऑयल है। उसके बाद इसको लेने के लिए इसको निकाल कर भेजें कहां पर, क्योंकि वहां पे कोई सी नहीं लगती इनके साथ, तो इनको गैस पाइपलाइन या पाइपलाइन जो होती है उसको ही यूज करना पड़ेगा निकालने के लिए। और जो कजाकिस्तान है, अब दोबारा देखिए, कजाकिस्तान अकेला एक कंट्री है जिसके पास ऑलमोस्ट 8 बिलियन टन का एक्सट्रैक्टेबल ऑयल रिसोर्सेज हैं, अभी तक उन्होंने यूज नहीं किया है। इट इज मोर देन जो कुवैत के पास रिजर्व्स थे उससे ज्यादा तो एक कंट्री के पास है। और उसके बाद नेचुरल गैस रिजर्व्स तो 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की तो है उनके पास। और जो यूएसए की जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो उन्होंने बोल दिया कि भाई कजाकिस्तान अकेला अगर एक्सपोर्ट करने लग जाए तो पूरे दुनिया की गैस की प्रॉब्लम को वो खत्म कर सकते हैं, पूरे दुनिया की, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। इसीलिए जो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, इन सब के साथ हम नज़दीकियां बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इन सब के पास रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स भी इतने कि इनको खुद को नहीं पता कि हम यूज़ करें तो करें कहाँ पे। दोस्तों अभी सर्वे हुआ था रिसेंटली और सर्वे के अंदर पाया गया कि भाई जो पुराने एस्टिमेट्स थे उससे भी ज़्यादा रिजर्व्स इनके पास हैं। कैस्पियन सी के पास इनका कोई एक्सेस नहीं है, इसलिए ये बेचारे फंसे हुए हैं। और भारत ने बोल दिया कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं पहले बोला आपको लैंड लॉक्ड एरिया हैं, इनको भी अपना एक्सेस चाहिए किसी और कंट्री के साथ। ये चाइना में गए तो चाइना ने इनको डेट ट्रैप में फंसा लिया। भारत बोलता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, गैस पाइपलाइन तो मैं पीओके में से ले ही जाऊंगा, आओ मेरे साथ बैठकर बात करो। अब आते हैं कि आज की डेट में मेजर कंज्यूमर कौन है इस एरिया में। पहला है रशिया और दूसरा है चाइना, क्योंकि भारत के पास अभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, गैस पाइपलाइन नहीं है। अब रशिया क्या करता है कि रशिया की जो कि उसके पास सी है वो कहता है तुम मुझे अपना तेल और गैस मुझे भेज दो, मैं अपने कंटेनर्स में से आगे भेज दूंगा या अपनी पाइपलाइन यूज कर आगे भेज दूंगा। और चाइना इसलिए क्योंकि चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इस कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा कर दी है। अब तीसरा ऑप्शन इनके पास एक ही है, अगर भारत पीओके ले जाता है तो भारत इनका 3rd बिगेस्ट कस्टमर वो बन जाएगा। अब इसके ऊपर बहुत देर से बात भी चल रही है, 30 साल हो गए। हम गैस पाइपलाइन की बात बोलते हैं। एक प्रोजेक्ट था टापी पाइपलाइन, ये इसका नाम था तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत,
ये पाइपलाइन आनी थी, इसलिए नाम था टापी, TAPI। अब हुआ क्या, ये 30 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, 30 साल से। और ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट था, और यहां से मैसिव क्वांटिटी ऑफ नेचुरल गैस को सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली भारत तक लेके आने का ये प्रोजेक्ट था। लेकिन इसे आपको मालूम है, एक ही गधों वाली कंट्री है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को होने नहीं दिया। तुर्कमेनिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, सरदार है नाम, सरदार बर्दी मुहामेदोव, उन्होंने बोला भी था अपने ऑफिशियल्स को कि भाई आप तापी के प्रोजेक्ट को 30 साल से रुका हुआ है, इसको जल्दी से पूरा करो ताकि हम अपनी गैस को भारत तक भेज सकें। एंड ही स्पेसिफिकली मैंशनड कि हमें एनहांस करना पड़ेगा अपने रिलेशंस को भारत के साथ, और इसको करने के लिए हम अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को तेजी से बढ़ाएं ताकि भारत को एक रिलायबल गैस सप्लाई मिल जाए, और भारत के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपोर्ट हो सकता है। तो ये जो टापी प्रोजेक्ट है, रोका क्यों गया? रोका इसलिए गया था क्योंकि एक ही रीजन था कि ये एक ट्रांजिट था फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान एंड देन टू इंडिया। लेकिन आपको मालूम है कि ये रूट कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगेन दोबारा से पीओके के बीच में से निकलकर भारत आता था, और पाकिस्तान ने बोल दिया कि पीओके में से जब तक आप वापस नहीं ले लेते तब तक मैं ये रूट नहीं बनने दूंगा। यानी कि वो खुद हमें ललकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पीओके ले लो। तो मोदी जी, मुझे आपके साथ एक ही गुजारिश है कि जब पाकिस्तान इतने प्यार से बोल ही रहा है कि भाई आप पीओके ले लो, तो मुझे लगता है ये स्यापा आप खत्म कर ही दीजिए। दोस्तों, अब आते हैं कि इंडिया का कंट्रोल जब पीओके के ऊपर आ जाएगा तो ये सारी की सारी टेरिटरी तो हमें वापस आएगी, लेकिन हमें एक चाबी मिल जाएगी। चाबी मिलेगी सेंट्रल एशिया एनर्जी की, जो इंडिपेंडेंस हमारी है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। ये रास्ते का जो कहते हैं ना दरवाज़ा खोलना, ये दरवाजे को हम बड़े आसानी से खोल सकते हैं, और एक नेचुरल ट्रांजिट भी बन जाएगा। हम हब बन सकते हैं, भारत एक हब बन सकता है दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। तभी बोला हमारी इंडिपेंडेंस और एंड अवर एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी, हम वो वाला रीजन बन जाएंगे, बिकॉज उन लोगों को जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं उन्हें भी एक ट्रांजिट पॉइंट चाहिए। उनके पास सी का एक्सेस नहीं है। रशिया भी इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, चाइना तो एक्सप्लॉइट सारी दुनिया को कर ही रहा है। अभी तक मैं सिर्फ 6 पॉइंट पे पहुंचा हूं, अभी 5 पॉइंट और हैं। सोच के देखिए इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया है इसके ऊपर कि मोदी जी पीओके की तैयारी कैसे कर रहे हैं। अब आते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। आपको याद है कि अभी कतर के साथ हमने बहुत बड़ी डील करी है। डील ये करी कि भाई हम कतर से जो तेल खरीदते हैं वो हम $6 बिलियन से ज़्यादा की हम सेविंग करने वाले हैं। अगले 20 साल तक हमने अपनी जो डिपेंडेंसी है कतर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई है। और आपको मालूम है कि कतर से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हमारी जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो कतर पूरी करता है। लेकिन कतर अपनी जो टर्म्स हैं वो डिक्टेट भी करता है बहुत ज़्यादा हार्श। दोस्तों, इसकी दादागिरी को ख़त्म करने के लिए जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन करे हुए हैं कतर के साथ, वन साइडेड वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको तोड़ने के लिए भी हमें सेंट्रल एशिया के साथ डील्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैंने पहले बताया 78 बिलियन डॉलर्स की डील हमने कतर के साथ की है कि 20 साल तक 2048 तक हम आपसे LNG इंपोर्ट यानी कि गैस इंपोर्ट करते रहेंगे एट लोअर रेट्स देन करंट प्राइसेस। 20-25 साल की हमने डील साइन कर ली। लेकिन हमने कतर के साथ डील तो साइन कर ली है, लेकिन क्या कतर के ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं? वो हमेशा कभी हमारे आर्मी के लोगों को, कभी नेवी के लोगों को जो वहाँ पे काम करते थे, एक्स नेवी के लोगों को, उसको पकड़ लेता है। कभी किसी प्रोटेक्ट के अंदर, कभी किसी प्रोटेक्ट के अंदर हमास के लोगों को कतर वाले अपने पास पनाह देते हैं। सो दिस कंट्री इज़ नॉट रिलायबल। वैसे भी मुस्लिम कंट्री है, इनके ऊपर रिलाई करना तो इम्पॉसिबल है। अब स्ट्रेटेजिक जीनियस देखिए आप कि जब हम कतर के साथ ये सारी कंसेशंस ले रहे थे और रिन्यू कर रहे थे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसी टाइम पर हमने सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने डील्स को साइन कर लिया है और उनको बार बार बुला रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकन्स, UAE, ओमान, ये सारे सप्लायर्स, ये सारे के सारे अब फ्लेक्सिबल टर्म्स के ऊपर आ गए हैं। क्या बोलकर कि भाई अगर भारत पीओके लेने के बाद सेंट्रल एशिया पहुंच गया तो फिर अनब्रेकेबल टाई हो जाएगा भारत का सेंट्रल एशिया एंड रशिया के साथ। और ये चीज़ अमेरिकन्स एंड द मिडल ईस्ट वाले ये कभी भी होने नहीं देंगे। इसीलिए दे आर नाउ फाइंडिंग हार्डर
ये जो 20 साल की डील करी है, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान पीओके को सस्टेन नहीं कर सकता, उसके हाथ से निकलना ही निकलना है। इसलिए इन्होंने बोला, वो खुद उड़कर आया था एक दिन के लिए, जो अमीर है कतर का, कि भाई 20 साल की डील आप मेरे साथ साइन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिफाई करता जा रहा है अपने एनर्जी के सोर्सेज को थ्रू सेंट्रल एशिया पाइपलाइन। अभी तो पाइपलाइन हमने खड़ी नहीं करी दोस्तों, और ये सारे चूहों की तरह भागते हुए आपको दिखाई देते हैं। नाउ लास्टली समथिंग विच विल ब्लो योर माइंड, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। दूसरा है फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी। दोस्तों, ये सिर्फ गैस की बात नहीं है, हम गैस को यूज करेंगे अमोनिया बनाने के लिए, एंड भारत ने अपने आप को पोजीशन भी कर लिया है टू लीड दिस रेवोल्यूशन। जो नेचुरल गैस है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया के अंदर, और भारत की ऑलरेडी नजरें हैं। अगर हम इसको प्रोसेस करें नेचुरल गैस को, उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल दें, तो क्या होगा, हमारे पास प्योरीफाइड हाइड्रोजन आएगी और वो रिएक्ट करेगी विद नाइट्रोजन, और उसका रिजल्ट होगा कि हमें एक फ्यूल मिलेगा दैट प्रोड्यूसेस 0 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। और जब उसे जलाया जाएगा तो वहां से सिर्फ नाइट्रोजन गैस और वाटर निकलेगा। अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -33 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि उसे इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। जबकि हाइड्रोजन के साथ वो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स स्टोरेज सिस्टम चाहिए हाइड्रोजन के लिए। अमोनिया कैन बी हैंडल्ड इजीली, इसलिए जो फर्टिलाइजर्स हैं इसको बनाने के लिए, जीरो एमिशन शिपिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हमने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि हमें अब इस चीज़ों के अंदर एंटर होना है। इसलिए उस गैस को लेके आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड व्हाट आर वी डूइंग, जो मल्टीपल शिप टू शिप अमोनिया बंकर ट्रांसफर्स हैं उसका भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमने अमोनिया की फ्यूल्ड जो शिप्स होती हैं, टग बोट्स हैं, वो बनानी शुरू कर दी हैं, यूज़ करनी हमने शुरू कर दी है। यानी कि अभी गैस आई नहीं है, अमोनिया आया नहीं है, लेकिन हमने शिप्स और आगे का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाना शुरू भी कर दिया। ग्लोबल शिपिंग कंपनीज जो अमोनिया फ्यूल्ड वेसल्स बनाती हैं, वहां से हमने शिप्स को लेना भी शुरू कर दिया। दोज शिप्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। यानी कि जो हमारे गाइडलाइंस हैं और जो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बोल दिया कि फ्यूचर अमोनिया को यूज़ किया जाएगा मैरीटाइम फ्यूल के लिए, और हमने उसका रास्ता ऑलरेडी बना लिया है। यानी कि भारत अगर पाइपलाइन लेकर आता है, गैस निकलती है, पीओके में से भारत आती है, हम अमोनिया बनाएंगे। शिपिंग लाइंस में पहले बोला था आपको शुरू में कि ये सिर्फ पीओके का जो लेने का प्लान है वो इसलिए नहीं है कि हमें लैंड चाहिए, हमें पाइपलाइन चाहिए जिससे हम अपनी शिपिंग लाइंस को उसको भी सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया इस चीज़ों के ऊपर अटेंशन डाल नहीं रही थी, लेकिन भारत ने क्वाइटली इस काम को करना भी शुरू कर दिया। हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का एंड अमोनिया प्रोडक्शन का। हमारा सोलर कैपेसिटी की एक्सपेंशन को किया जा रहा है ताकि हम ग्रीन हाइड्रोजन को हम निकाल सके, और ये सारा का सारा इंटरलिंक्ड है थ्रू ओनली वन थिंग, सेंट्रल एशिया पाइपलाइन गैस। अब आप समझिए, ये सारा जो पीओके का एरिया है जो हम लेने की बात बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी फ्यूचर की जो डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगी। एंड गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। गवर्नमेंट ने काम और किया, एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने अनाउंस कर दी स्पेसिफिकली फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है, शिपिंग है, वाटरवेज है, उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग, ताकि ये जो रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है ग्रीन शिपिंग का, इसको एक बढ़ावा दिया जाए, उसको पुश मिले। और इंडिया ने एम भी कर लिया है कि हम अपना रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है उसे हम इंक्रीज करने वाले हैं। एटलीस्ट जो मेजर पोर्ट्स हैं उसके अंदर 60% तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी। आज की डेट में सिर्फ 10% रिन्यूएबल एनर्जी यूज होती है, उसे हम 60% पे लेके जा रहे हैं। एंड बाय 2060 नेट जीरो कार्बन एमिशन की हम कंट्री बनने वाले हैं। उसके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे कमर्शियल गोल्स, एनवायरमेंटल ग्रोथ्स, हमारे ग्रोथ के जो कंट्री की ग्रोथ है डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हमें एक काम तो करना पड़ेगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें करनी पड़ेगी, ताकि हम ग्लोबल मार्केट के अंदर एक डोमिनेंस फोर्स की तरह हम पहुंच सकें। और उसको करने के लिए ये जो ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम है, इट इज ऑलरेडी अंडरवे। इसके बिना हम एक ग्लोबल पावर या डोमिनेंस
हमारी नहीं बन सकती, क्योंकि इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एग्जिस्टिंग जो हमारे LNG के जो टर्मिनल्स हैं उसको हम आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं टू हैंडल अमोनिया। बिल्कुल छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है और अमोनिया उसके अंदर यूज हो सकता है। हमारी जो कई कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी की स्टडी भी कर ली है कि वो कैसे LNG के जो रिसीविंग है या स्टोरेज टर्मिनल्स हैं उसको कैसे हम रिसीव कर सकते हैं और कैसे अमोनिया बेस्ड फैसिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है। और ऊपर से मोदी जी ने काम और किया, जो ये विजन है 2008 का, बड़ा क्लियर था उनका कि हमें भारत को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर बनाना है। गिफ्ट सिटी अब यहां पे आती है। दोस्तों, हमने एक काम और किया है कि जो गिफ्ट सिटी के अंदर ये फाइनेंशियल सर्विसेज का सेंटर है वहां पर शिप लीजिंग का काम भी शुरू हो गया है। पूरा फ्रेमवर्क बना पड़ा है गिफ्ट सिटी के अंदर, यानी कि 8 मेजर कंपनीज दे आर नाउ एक्सप्लोरिंग एंड रिसीविंग ऑथराइजेशन टू सेट अप शिप लीजिंग बिजनेस इन इंडिया। अब आप सोच के देखिए, जो शिपिंग फ्रेट लाइनर्स होते हैं, ग्लोबल शिपिंग मेजर्स हैं, ये सारे के सारे जो मैरीटाइम ग्रुप्स हैं, बोथरा ग्रुप हो गया, ACT हो गया, प्रोपेल हो गया, ये सारे के सारे, यहाँ तक कि इवन आर्सेलर मित्तल जो निपॉन स्टील वाले हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने ऑफिस को खोलकर। अब आप सोच सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। मोदी जी इज नॉट जस्ट प्लानिंग टू कंट्रोल POK, वो पोजीशन कर रहे हैं हमें कि एनर्जी के जो सप्लाई रूट्स हैं उसे कंट्रोल किया जाए, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस मार्केट को भी जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के अंदर यूज होती है उसे भी यूज किया जाए और वहां पर भारत को पोजीशन किया जाए कि लीजिंग का काम भी हम करेंगे। तभी बोला है मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ग्रोथ ऑफ भारत, सभी को करने के लिए आपको POK लेना जरूरी है, ताकि एक तो हमारा जो 2000 साल पुराना हमारा लिंकेज है सेंट्रल एशिया के साथ वो बन जाए और दूसरा हमारी सिक्योरिटी बन जाए। और जब ये सारे के सारे जो शिप्स हैं वो लीज भी हम करेंगे, फाइनेंस भी हम करेंगे, इंश्योर भी हम करेंगे, दे विल कम टू भारत ओनली। और यही स्ट्रेटजी है जो पहले लंदन करता था पूरे दुनिया के अंदर, अब वो फाइनेंसिंग थ्रू देयर फाइनेंसिंग अब उसको कंट्रोल भारत करेगा थ्रू गिफ्ट सिटी। 2008 में प्लानिंग बंदा लेके बैठा है मोदी जी कि मैं कैसे POK लूंगा, कैसे सेंट्रल एशिया से रिलेशन बनाऊंगा, गिफ्ट सिटी में कैसे फाइनेंसिंग करूंगा और कैसे भारत को सिक्योर करूंगा। अब आप इस सारे डॉट्स को जोड़िए। बहुत इंफॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। इट इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने एक स्टोरी की तरह इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है कि आज हम कहाँ खड़े हैं और मोदी जी कहाँ पर इस कंट्री को लेकर जा रहे हैं। भारत के हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस हैं सेंट्रल एशिया के साथ थ्रू एंशिएंट सिल्क रूट, यानी कि हमारा लेजिटिमेट क्लेम है कि हम उस एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, चाइना का जो CPEC इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फेल हो रही हैं और उनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर बनता जा रहा है। तभी जो बीजिंग है, चाइना है, वो डेस्परेट होता जा रहा है टू सिक्योर ऑल्टरनेट रूट्स, और ऑल्टरनेट रूट है पाकिस्तान को बाईपास कर वो वखान कॉरिडोर से वो अफगानिस्तान में जाए। और वहाँ पर अगर हमारे पास POK और वखान कॉरिडोर हमारे कंट्रोल में आ गया, चाइना तो गए हो। इसका कोई भी रास्ता, CPEC के सारे रास्ते और इसका बेल्ट एंड रोड के सारे रास्ते इस एरिया में, सेंट्रल एशिया में प्लस मिडल ईस्ट में, वो बंद हो जाएंगे। और वखान कॉरिडोर इज़ द की। और इसीलिए जो चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको पूरा करने के लिए POK की है, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अगर चाइना चाहता है इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए उसे वखान कॉरिडोर चाहिए, और हम वखान कॉरिडोर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। ये जो फ्री में आज राशन जा रहा है ना अफगानियों को, वो इसलिए जा रहा है, जो खाएगा अन्न हमारा, काम भी हमारा करेगा, इसीलिए ये काम हो रहा है। अब सेंट्रल एशिया जिसके पास मैसिव अनटैप्ड एनर्जी रिजर्व्स हैं, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस चाहिए मिडिल ईस्ट की कंट्री से, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए चाइना से और चाहिए रशिया से। इसीलिए ये तापी की जो पाइपलाइन है इसको रेवोल्यूशनराइज किया जा रहा है, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं कि हम इस पाइपलाइन को पूरा कराएंगे। इसलिए आपको POK लेना जरूरी है। दिस इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट रूट बिटवीन सेंट्रल एशिया टू भारत। और लास्टली, जो कतर की जो मोनोपोली है गैस के ऊपर,
जो कोई और अपॉर्चुनिटी को क्रिएट ही नहीं करने देता, वो सेंट्रल एशिया हमारा एक ऑल्टरनेट सप्लायर बन जाएगा, हमारी सिक्योरिटी बन सकती है। क्योंकि एक ही कंट्री कतर 50% से ज़्यादा कंट्रोल करता है हमारी गैस सप्लाईज को। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको सिक्योर होते ही हमारी मैरीटाइम एनर्जी भी अमोनिया के थ्रू, जो अमोनिया हम अपने कंट्री में बनाएंगे, उसको पूरा करने के लिए हमारी फ्यूचर की सिक्योरिटी भी जरूरी है। इसलिए भारत ने अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया टू लीड दैट ट्रांजिशन। एंड लास्टली गिफ्ट सिटी, ये पूरा रीकैप कर रहा हूँ ताकि आपको कड़ी बाय कड़ी पता लगे कि अभी तक हमने क्या कवर किया है। गिफ्ट सिटी इज बिकमिंग नाउ द ग्लोबल सेंटर ऑफ मैरीटाइम फाइनेंसिंग। हमने लंदन से निकाल कर सारा कुछ फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस। आपको याद होगा अभी जब रशिया का युद्ध हुआ तो लंदन ने बोला कि जो शिप के ऊपर इंश्योरेंस मेरे से हुई है, अगर वो शिप रशिया गई तो मैं आपकी इंश्योरेंस नहीं लूँगा। तो आपकी शिप अगर डूबती है तो आपका नुकसान है। सभी ने रशिया में जाना बंद कर दिया। लेकिन अगर फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस भारत करेगा तो दादागिरी भी हमारी होगी और हम चाहेंगे जहाँ पे शिप जाएगी, जहाँ पे बोलेंगे वहीं जाएगी। इसीलिए ये सारा ट्रेड रूट एंड अमोनिया को बनाना ज़रूरी है। दोस्तों, हम पीओके सिर्फ एरिया को रिक्लेम नहीं कर रहे, हम भारत को रिप्लेस कर रहे हैं या पोजीशन कर रहे हैं एनर्जी ट्रांजिट हब ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए प्लस फाइनेंशियल सेंटर ऑफ मैरीटाइम ट्रेड प्लस ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, ये सारे काम करने के लिए ये रिक्लेम करना पीओके को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारा काम ओवरनाइट नहीं हुआ है, बंदा 2008 से लगा हुआ है कि नेचुरल ट्रांजिट रूट बने सेंट्रल एशिया एनर्जी का, हम ग्लोबल मार्केट में एनर्जी सप्लायर बने, मेजर पाइपलाइन सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया तक आए थ्रू अवर टेरिटरी कॉल्ड पीओके। और चाइना को जो BRI है, CPEC है, ये सारे के सारे इसके रास्ते परमानेंटली बंद हों ताकि उसकी जो दादागिरी है इन कंट्रीज़ को अपने अधीन करने की, कंट्रोल करने की, वो ख़त्म हो जाए और भारत का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़े। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी पकड़ अपने कंट्री के ऊपर वो खोता जा रहा है। वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है बहुत कंट्रीज़ के ऊपर। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान ने भीख ना मांगी हो। एनर्जी में उसका इतना बुरा हाल है कि 1 या 2 दिन के तेल के पैसे होते हैं, उसके बाद तेल आएगा नहीं आएगा उनको भी पता नहीं है। और इसीलिए भारत अपने आप को जितने ब्यूटीफुली पोजीशन कर रहा है इस पूरे एरिया में, ये पीओके को लेना इतना आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अब मोदी जी ने काम किया, पाकिस्तान को भिखारी बना दिया ताकि पाकिस्तान खुद बोले यार मेरे से सस्टेन नहीं हो रहा ये पीओके का स्यापा। बेशक आप मिलिट्री एक्शन लो या मैं थाली पे रख के आपको देता हूँ, मेरा पीछा छोड़ो, मेरी गलती होगी मेरे से। यानी कि 75 साल जो गलती करी, दे देमसेल्व्स आर गोइंग टू से हमें नहीं चाहिए। और जिस दिन ये पीओके हमारे पास आ गया और मोदी जी लेके छोड़ेंगे, उस दिन आप देखेंगे पूरी की पूरी गेम सेंट्रल एशिया और पूरी दुनिया में वो चेंज होती दिखाई देगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी फाउंडेशन बना रहे हैं आपके फ्यूचर की, उसके बाद बिल्डिंग बनेगी तो योगी जी के आने पर। ये मेरा अपना अनुमान है कि मोदी जी एक ऐसी स्ट्रांग फाउंडेशन छोड़कर जाएंगे जिसके ऊपर आप भारत की नींव खड़ी कर सकते हैं। और मैं चाहता भी हूँ भारत का पहला प्रधानमंत्री मोदी जी बने या योगी जी बने, क्योंकि दोनों बंदे ये डिजर्व करते हैं, दोनों में से एक। आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बिकम। और ये बनेगा तभी भारत तभी बनेगा जब पीओके हमारे पास आएगा। और पीओके हमारे पास जल्द आने वाला है। रीजंस मैंने बता दिए आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। अभी मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैं शेयर करने वाला था, लेकिन मेरा गला बैठ गया अभी। ये जो पीओके है, गिफ्ट सिटी है, ये इंश्योरेंस है, ये हाइड्रोजन है, अमोनिया है, ये ग्रीन हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, और नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी, ये सारा कुछ दोस्तों ये इंटर रिलेटेड है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। और अगर मोदी जी गैस पाइपलाइन की बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है, इसका मतलब है कि मोदी जी अपने टेन्योर में ये गैस पाइपलाइन को भी पूरा करेंगे। और कहाँ से पूरा करेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। ये पर्सपेक्टिव बहुत बड़े हैं। और जिस बंदे के ऊपर आप लांछन लगाते हो, ओ आपने युद्ध क्यों रोक दिया, वो बंदा इस एरिया को लेने के लिए 2008 से लगा हुआ है। ट्रस्ट योर लीडरशिप। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।